हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के पहले पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। और यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना दोनों एक ही आदमी ने किया था, तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबुर ने, डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप यानी दोनों का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। और 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है नेपल्स ने, डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ के शासक था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विलियम प्रथम शासक था वो कहाँ के शासक था। ए ऑप्शन है इटली के, बी ऑप्शन है प्रशा का, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, डी ऑप्शन है यूनान का। यहाँ पे आपको बताना है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो ये प्रशा का शासक था। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1923 ईस्वी में। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 1919 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वार एंड पीस क्या है, एक किताब है और ये किताब किसने लिखा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है एंजल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिस्मार्क था वो क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो जो बिस्मार्क था वो कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 14वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3, डी ऑप्शन है बिस्मार्क। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग आज से ही नोट्स बनाइएगा। जो जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग नोटबुक में लिखिए और उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पर अगर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। अगर मान लीजिए 50 का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 का यहाँ पे मान लीजिए कि सब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में से अगर आप लोग 50 के 50 सही टिक करिएगा तो 50 के 50 यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव 50 में से 50 बनाइएगा तो राइटिंग के वजह से या और कुछ वजह से आपका क्या कर लिया जाएगा, इसमें 50 से भी 40 नंबर भी आपको मिल सकता है, 45 भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप 50 के 50 अगर ऑब्जेक्टिव सही बनाइएगा तो आपका पूरे 50 के 50 नंबर मिलेंगे, इसमें एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। सब्जेक्टिव में से कट भी सकता है तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका नहीं कटेगा, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान दीजिएगा अगर आपको अच्छा नंबर लाना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जलवेराइन एक संस्था थी ये किसकी संस्था थी, तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है जमींदार। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से क्या था, तो पेशे से वो नाविक था, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है फिलिक्स से, डी ऑप्शन है डायट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेजनी था इसका संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। और
15 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है सीडान में, बी ऑप्शन है सेडोवा में, सी ऑप्शन है यूरोप में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सीडान में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि हनोई समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1943 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1946 में। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो जो हनोई समझौता हुआ था ये 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर, और 17 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि 17 नंबर प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नेपोलियन को, बी ऑप्शन है वाटरयर को, यहाँ पे सी ऑप्शन रूसो को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1804 में, बी ऑप्शन है 1791 में, सी ऑप्शन है 1799 में, डी ऑप्शन है 1805 में। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इटली देश है और जर्मनी है ये वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। कितने महादेश हैं, तो 7 महादेश हैं। उन 7 महादेशों में किस महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है एशिया। तो यहाँ पे देखिए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है सेनापति, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है हेपसवर्ग की, बी ऑप्शन है आर्लिया वंश की, सी ऑप्शन है बुर्बो वंश की, डी ऑप्शन है जार शाही की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में कहाँ, तो यहाँ पे देखिए फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया, तो बुर्बो वंश का किया गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर की बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। यहाँ पे आपको बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि ये फ्रांस में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे आज से ही नोटबुक बनाकर उसमें लिखिए और उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो 480 प्लस आपका नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। ए ऑप्शन है बिस्मार्क, बी ऑप्शन है कोसुथ, डी ऑप्शन है गैरीवाल्डी, डी ऑप्शन है नेपोलियन। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। तो गैरीवाल्डी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन सा देश था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन सा देश था। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है प्रसा, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो ऑस्ट्रिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है इटली का, बी ऑप्शन है जर्मनी का, सी ऑप्शन है रूस का, डी ऑप्शन है फ्रांस का। यहाँ पे आपको बताना है कि मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रभक्त गीत है, तो ये देखिए यहाँ पे फ्रांस का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्त गीत है, तो यहाँ पे देखिए फ्रांस का है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1866 में, सी ऑप्शन है 1870 में, डी ऑप्शन है 1871 में। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी को हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है फांसीवादी, डी ऑप्शन है पूंजीवादी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फांसीवादी का उदय हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो यूनान देश है इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। ए ऑप्शन है 1830 में, बी ऑप्शन है 1832 में, सी ऑप्शन है 1837 में, डी ऑप्शन है 1842 में। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो ये कब किया गया, तो 1832 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जो कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हम आपको यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आज से ही आप लोग एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए और उसे आप लोग याद कीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन आप लोग नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि सर HW का आंसर यहाँ पे ये होगा, गुजरात होगा, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, झारखंड होगा। तो इतना आपको लिखना है कि सर HW का आंसर ये होगा। पूरा आपको लिख के ऐसे भेजना है हमारे पास, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो
वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और भूलिएगा कि इस चैनल पे 10वीं की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कराई जाती है। और उनसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आता है बगल में, तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप क्लास कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।